Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, we will discuss about the control measures which are helpful in reducing soil erosion. And soil erosion is due to wind and water, and this erosion occurs due to two phenomena. First one is soil particle detachment, second one is transportation of these particles. So these two processes are involved in soil erosion and eroding agent are wind and water. अगर हम soil erosion को कम करना चाहते हैं अपने फील्ड में, then we have to reduce soil detachment and then soil transportation. तो अगर ये दो प्रोसेस हमने रिड्यूस कर दिए, कम कर दिए, डेफिनेटली soil erosion will decrease. So we should adopt the control measures or such practices which are helpful in reducing the soil detachment and soil transportation. So we will discuss these practices, and these practices can be categorized into 2, 3 or 4 groups, but mainly in 2 groups: agronomic measures and mechanical measures. In agronomic measures we do agriculture practices, management practices. जो हम फील्ड पे practices adopt कर रहे हैं उसको हम agronomic measures बोलते हैं. And in case of mechanical measures we do some constructions, make burns, terrace etc. तो जिन मेजर्स में हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करना पड़े या कुछ बनाना पड़े या स्लोप कम करना पड़े, दोज मेजर्स आर कॉल्ड मैकेनिकल मेजर्स. तो इनको हम डिस्कस करेंगे, एग्नोमिक मेजर्स क्या है, मैकेनिकल मेजर्स क्या हैं. तो जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है सॉइल डिटैचमेंट को हम कम कर दें और सॉइल ट्रांसपोर्टेशन को, सॉइल जो फील्ड से बाहर जा रही है उसको अगर हम रिड्यूस करते हैं, डेफिनेटली सॉइल इरोजन विल रिड्यूस. सो हाउ वी कैन रिड्यूस दी ट्रांसपोर्टेशन एंड डिटैचमेंट. तो उसको अगर हम डिस्कस करें तो एग्नोमिक मेजर्स में हम देखें तो टिलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ड्यू टू टिलेज सॉइल पार्टिकल्स आर डिटैच्ड, और हम जितना टिलेज करते हैं पार्टिकल्स बिकम फाइन एंड फाइन और डिटैचमेंट प्रोसेस इंक्रीजेस, सॉइल बिकम लूज एंड नाउ इट इज़ ससेप्टेबल फॉर विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन. तो सॉइल जितना लूज हो जाएगी टिलेज से उसका बहुत जल्दी इरोजन हो जाएगा. सो दैट्स वाई वी शुड अडॉप्ट कंजर्वेशन टिलेज, नॉट इन कन्वेंशनल टिलेज. इन कन्वेंशनल टिलेज में हम क्या कर रहे हैं, 3-4 हैरो कर रहे हैं, प्लाइंग कर रहे हैं, उससे सॉइल बहुत लूज़ हो जा रही है, बहुत फ्राइबल हो जा रही है, और जैसी बारिश हुई उसके साथ मिट्टी बह जाती है या हवा चलती है उसके साथ जो है सॉइल मूव कर जाती है. तो यहाँ डिटैचमेंट को बहुत ईजी हो जाता है ड्यू टू टिलेज. इफ़ वी रिड्यूस द टिलेज, नंबर हम रिड्यूस कर दें, ऑपरेशंस रिड्यूस कर दें, देन दिस डिटैचमेंट प्रोसेस इज रिड्यूस्ड. So conservation tillage is very good practice. Minimum tillage, zero tillage, we should adopt such type of practices. Those area particularly which are prone to erosion, वहाँ conservation tillage जैसे कि minimum tillage या zero tillage highly successful है. तो हमको ऐसे एरिया में जहाँ बहुत ज़्यादा erosion होता है tillage को reduce करना पड़ेगा, conservation tillage हमें adopt करना पड़ेगा. This is very important practice. Another is that when we go for tillage, then this soil particles become finer and finer, then susceptibility for erosion increases. अभी मैंने आपको बताया. Similarly, there is aggregation, soil aggregation is there. If soil aggregate, water stable aggregates are there, aggregation is very good, then particles remain intact, and because of this aggregation detachment is less. तो ऐसे केस में जब एग्रीगेशन बहुत अच्छा होगा तो डिटैचमेंट कम होगा. अब ये एग्रीगेशन कौन करता है, ये एग्रीगेशन जो सॉइल एग्रीगेट्स बनते हैं, ऑर्गेनिक मैटर प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन एग्रीगेशन, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं, और ये ऑर्गेनिक मैटर बहुत हेल्पफुल है एग्रीगेशन में. तो इन दूज सॉइल वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट, एग्रीगेशन इज़ वेरी गुड. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएं बाय एनी मीन्स, बाय एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, FYM, कंपोस्ट मिलाएं या ग्रीन मैन्योरिंग करें. तो अगर हम ऐसी प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर रहे हैं जिससे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, जैसे हम रेजिड्यू, जैसे ये क्रॉप है इसका रेजिड्यू इन प्लांट को हार्वेस्टिंग बाद इन सॉइल में हम इनकॉर्पोरेट कर दें, तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक मैटर विल इंक्रीज एंड एग्रीगेशन विल इंक्रीज. तो देखिए एग्रीगेशन इंक्रीज होने से 2-3 फायदे होंगे अगर हम सॉइल इरोजन के कॉन्टेक्स्ट में देखें. नंबर 1, एग्रीगेशन इज इंक्रीज, वाटर स्टेबल एग्रीगेट्स इंक्रीज, तो डिटैचमेंट उनका कम होगा. नंबर 2 क्या होगा, जब एग्रीगेशन बहुत अच्छा होगा तो पोरोसिटी विल बी वेरी गुड, देन इन्फिल्ट्रेशन रेट विल बी वेरी हाई, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज. तो जो रेनफॉल हो रही है वो इन्फिल्ट्रेट होगी क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन अच्छा है एग्रीगेशन में से, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो सॉइल में वाटर इकट्ठा होगा
स्टोर करेगी सॉइल और रन ऑफ वॉल्यूम विल बी वेरी लेस। तो ऐसे केसेस में रन ऑफ कम होगा, जब रन ऑफ कम होगा डेफिनेटली सॉइल इरोजन भी कम होगा। तो पहले मैंने आपको बताया कि टिलेज को हमको कंजर्वेशन टिलेज करना है, मिनिमम टिलेज करना है, जीरो टिलेज करना है। नंबर 2, ऑर्गेनिक मैटर हमको जो है इंक्रीज करना है बाय एनी मीन्स, चाहे हमको बाहर से मिलाना पड़े, चाहे हमें ग्रीन मैन्योरिंग करनी पड़े। ये 2 प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर गुड सॉइल एग्रीगेशन। तीसरा यह है कि हम सॉइल को वेजिटेशन कवर के अंडर में रखें, उसमें हम वेजिटेशन मेंटेन रखें। ऐसा नहीं है कि हम सॉइल को बहुत बिल्कुल क्लीन कर दें और उसको बिल्कुल वीड फ्री कर दें। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं इसका आपको एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे कि हम ये एरिया देखें तो देखिए ये एरिया यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है। जब इस एरिया में कोई वेजिटेशन नहीं है तो जब रेनफॉल ऊपर से आएगा, जो रेनफॉल की जब ड्रॉप टकराएगी तो उस ड्रॉप की काइनेटिक एनर्जी होगी और उससे पार्टिकल्स डिटैच होने लगेंगे और ईजिली जो है मूव हो जाएगी सॉइल। तो यहाँ रेनफॉल का डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है सॉइल पे, और इस एरिया की सॉइल जहाँ वेजिटेशन नहीं है बहुत जल्दी सॉइल ईजिली डिटैच एंड इरोजन स्टार्ट। तो ऐसे केसेस में जहाँ वेजिटेशन नहीं है इरोजन के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ऑन द अदर हैंड देखिए अगर वेजिटेशन है, जैसे कि ये एरिया अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखें अगर रेन ड्रॉप आती है तो अब ये फॉलिएज पे, इस कैनोपी पे रेन ड्रॉप्स पड़ेंगी और उनका सॉइल पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसने इंटरसेप्ट की? ये फॉलिएज ने। सो इफ देयर इज एन वेजिटेशन कवर देन दिस कैनोपी ऑफ फॉलिएज इंटरसेप्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेन ड्रॉप, देन देयर इज नो स्प्लैश इरोजन। जो पहला स्प्लैश से स्टार्ट होता है, फिर शीट इरोजन होता है, उसके बाद इरोजन स्टार्ट होता है, रिल इरोजन होता है, फिर गली इरोजन स्टार्ट होता है। तो यहाँ देखिए पहली स्टेज ही जो है रिड्यूस हो जाएगी। सेकंड क्या होगा, जब इसमें पहला तो इसने काइनेटिक एनर्जी इंटरसेप्ट करता है, लेस चांस ऑफ स्प्लैश इरोजन। दूसरा क्या है, अगर रन ऑफ स्टार्ट होता है, रेनफॉल कंटिन्यू करती है, तो जब वाटर मूव करेगा तो इस वेजिटेशन से ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। व्हेन देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन देन रन ऑफ वेलोसिटी रिड्यूसेस। वंस रन ऑफ वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड देन इट्स कैपेसिटी टू कैरी सॉइल रिड्यूसेस। सो दैट्स व्हाई this vegetation cover is helpful in reducing the soil erosion through water by intercepting the kinetic energy. Second one, obstruction in flowing water. अगर हम विंड इरोजन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो देखिए जो विंड चलती है, देखिए ये बेयर, हम उसको मान सकते हैं बेयर सॉइल, देयर इज नो वेजिटेशन। जैसे ही विंड चलेगी, ड्राई होगी, तो ये हवा के साथ उड़ने लगेगी मिट्टी। बट हेयर विंड ऑब्स्ट्रैक्ट और विंड स्ट्राइक ऑन दिस फॉलिएज एंड दिस फॉलिएज ऑफर ए ऑब्स्ट्रक्शन। तो उससे जो विंड जो आएगी इस फॉलिएज से टकराएगी तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट सॉइल पे नहीं होगा। देन इन सच केस विंड इरोजन रिड्यूसेस। तो देखिए विंड इरोजन भी रिड्यूस हो रहा है और वाटर इरोजन भी रिड्यूस हो रहा है। सो दिस टू मेंटेन द वेजिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी फील्ड को खाली ना छोड़ें, उसमें वेजिटेशन मेंटेन रखें। ऐसी कोशिश ना करें कि हम वीड्स को कंप्लीटली रिमूव कर दें। वीड्स भी हेल्पफुल है इरोजन को रिड्यूस करने में, बिकॉज दे मेंटेन दी वेजिटेशन एंड रूट जो है तो है रूट सॉइल में होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर सॉइल में देखिए थोड़ा सा मॉइस्चर, जैसे इस सॉइल में मॉइस्चर है, तो ये जब मॉइस्चर सॉइल में रहेगा तो विंड इरोजन का जो विंड का इम्पैक्ट इज रिड्यूस्ड। इन ड्राई सॉइल में विंड का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। जैसे सॉइल ड्राई हो गई है वाली, तो इसमें जैसी हवा चलेगी ये उड़ने शुरू हो जाएंगे पार्टिकल्स। लेकिन जैसे ये ड्राई सॉइल है, तो यहाँ वेट सॉइल है, यहाँ पे विंड इरोजन का इम्पैक्ट कम होगा, क्योंकि जहाँ मॉइस्चर थोड़ा सा रहता है सॉइल पार्टिकल्स रिमेन इंटैक्ट, उनमें बॉन्ड रहते हैं, स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। तो ये हल्का सा मॉइस्चर होना भी फील्ड में इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है कि हम फील्ड को बिल्कुल बेयर ना करें, बिल्कुल क्लीन ना करें। अनदर इज क्रॉपिंग सिस्टम। एग्नोमिक मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रॉपिंग सिस्टम। देखिए हमें क्रॉप्स तो देखिए डेफिनेट हैं क्रॉप जो किसी लोकेलिटी के लिए, एंड बहुत ज़्यादा चॉइस हम बदल नहीं सकते क्रॉप्स के लिए, बिकॉज जो क्रॉप के एक बेनिफिट होता है, फॉर एक मार्केट होता है। लेकिन जब हम किसी एरिया में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं देन वी शुड अडॉप्ट स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में ये रहेगा कि जैसे कि मेज क्रॉप है, देखिए इस मेज क्रॉप में हमको फ्रिक्वेंट कल्टीवेशन करना होता है, अर्थिंग करनी होती है, कल्टीवेटर चलाते हैं, तो सॉइल एक्सपोज्ड होती है, एंड इन सच केस द सॉइल इरोजन चांस आर मोर। तो अगर सॉइल में ऑलरेडी सस्टेबिलिटी ज़्यादा है, इरोडेबिलिटी ज़्यादा है, और हम केवल मेज को ग्रो कर रहे हैं, तो जब भी अर्थिंग करेंगे, कल्टीवेटर चलाएंगे तो इरोजन होगा। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, हमें स्ट्रिप क्रॉपिंग को अडॉप्ट करना चाहिए। इन केस ऑफ स्ट्रिप क्रॉपिंग we grow two type of crop, erosion resisting crop and erosion permitting crop. Erosion resisting crops are those crops which reduces soil erosion because of their dense canopy. उनकी canopy dense रहती है, fast growing crops होती हैं,
फॉर एग्जाम्पल पल्स क्रॉप, ये इरोजन रेसिस्टिंग है, जैसे काउपी, मूंग बीन, उड़द बीन, दीज आर रेसिस्टिंग क्रॉप. इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स आर दूस क्रॉप ड्यू टू विच इरोजन इंक्रीजेस, क्योंकि उनकी कल्टिवेशन प्रैक्टिस ऐसी होती है कि इरोजन हो जाता है, क्योंकि हमें उसमें अर्थिंग करनी है, कल्टिवेटर चलाना है. फॉर एग्जाम्पल मेज, जैसे मैंने आपको बताया. तो अगर हम स्ट्रिप क्रॉपिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमने 3-4 रो मूंग उड़द की लगाई या काउपी की लगाई, ग्राउंडनट की लगाई, इरोजन रेसिस्टिंग क्रॉप की. देन फिर 3 to 4 रो ऑफ इरोजन परमिटिंग क्रॉप, देन 3 to 4 रो इरोजन रेसिस्टिंग क्रॉप, देन 3 to 4 रो इरोजन परमिटिंग क्रॉप. तो इस तरह से अगर हम जब स्ट्रिप बना के करेंगे तो जो इरोजन परमिटिंग क्रॉप से जो इरोजन हो रहा है, जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होगी जा रही है, वो इरोजन रेसिस्टिंग क्रॉप में जाके ब्लॉक हो जाएगी, रुक जाएगी. तो सॉइल जो है पूरे फील्ड में फील्ड से बाहर नहीं जाएगी. सो दिस प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर इज प्रॉपर न्यूट्रिशन, proper fertilization, application of fertilizer. Once the crop grow well, then they add the organic matter. For example, देखिए मेज है, अगर हम इसको न्यूट्रिशन प्रॉपर ना दें और बहुत कम फर्टिलाइजर दें, ग्रोथ विल बी वेरी लेस, बायोमास प्रोडक्शन विल बी लेस, रूट बायोमास विल बी लेस. If we are applying proper amount of fertilizer, definitely growth will be very good and it will produce more biomass, and this biomass is converted into soil. जो root soil में है वो भी ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगी, ये फॉलेज को हम जो सॉइल में मिलाएंगे वो भी ऐड करेगा ऑर्गेनिक मैटर को. देन सॉइल प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस एंड सॉइल इरोजन कैन बी चेक्ड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्नोमिक मेजर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू टिलेज, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक मैटर एडिशन, क्रॉपिंग सिस्टम टू कीप वेजिटेशन ओवर द सॉइल एंड प्रॉपर फर्टिलाइजेशन. अब अगर हम, ये तो हमारे एग्नोमिक मेजर्स हैं, बहुत हम इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि सॉइल डिटैचमेंट कम हो. ये मैंने आपको इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस बताई. अगर हम मैकेनिकल मेजर्स को देखते हैं, वेयर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट सम स्ट्रक्चर्स, एंड ये जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज़ बंडिंग. बंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मान लीजिए सॉइल अगर डिटैच भी हो रही है और सॉइल पानी के साथ बह रही है, देयर इज़ ए वाटर इरोजन, और उस पानी को अगर हम फील्ड के अंदर रोक लें थ्रू बंडिंग, it means soil will detach but will not transport outside the field. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बंड बना रहे हैं, और तो देखिए जैसे कि ये हमने एक बंड बना रखी है, एक बड़ी बंड है ये, और फील्ड का जो पानी है वो अंदर ही रहता है. तो जो भी सॉइल डिटैच हुई है वाटर से, रेनफॉल से, और जो डिजॉल्व हो गई है वो फील्ड के बाहर नहीं आ पाती. सो सच टाइप ऑफ बंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बंड शुड बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द स्लोप. जो फील्ड का स्लोप है उसके अक्रॉस होना चाहिए, एंड सच टाइप ऑफ बंड्स आर नोन एज कंटूर बंड. तो कंटूर बंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो कंटूर, अब हो सकता है आप ना जानते हो कंटूर क्या होता है. कंटूर्स आर इमेजिनरी लाइन विच जॉइन द पॉइंट्स ऑफ सेम एलिवेशन. तो कंटूर वो लाइन होती हैं, इमेजिनरी लाइन्स होती हैं कि जो सेम एलिवेशंस को जोड़ती हैं, वो कंटूर लाइन है. मान लीजिए फील्ड का स्लोप ऐसे है, तो हमें बंड को अक्रॉस, तो देखिए ये इसकी इन पॉइंट्स की ऊंचाई बराबर है और इन पॉइंट्स की हम देखें तो हाइट बराबर है. तो इसका मतलब दिस वन इज़ वन कंटूर लाइन, अनदर इज कंटूर लाइन. तो बंड्स कंटूर लाइन्स आर ऑलवेज अक्रॉस और परपेंडिकुलर टू स्लोप. तो देखिए मान लीजिए फील्ड का स्लोप यह है, वाटर इज रनिंग इन दिस वे. अगर हम बंड्स को ऐसे बनाते हैं, मीन्स कंटूर अलोंग द कंटूर, तो देखिए पानी यहाँ से आएगा, वाटर विल फ्लो एंड फेस ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू बंड्स, देन स्पीड विल रिड्यूस्ड, देन इट्स कैपेसिटी टू सॉइल टू कैरी सॉइल विल रिड्यूस. देन फर्दर ये पानी और आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे एक दूसरी कंटूर बंड मिलेगी, फर्दर इसका ऑब्स्ट्रक्शन होगा. सो दैट्स वाई वेलोसिटी रिड्यूसेस एंड कैपेसिटी टू कैरी सॉइल रिड्यूसेस, एंड इन दिस वे वी कैन रिड्यूस सॉइल इरोजन. तो अगर हमारा बंडिंग है, प्लॉट्स में हमने बंड कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉइल डिटैच हो जाएगी, रेनफॉल से डिटैच होगा, लेकिन वो फील्ड के अंदर ही रहेगी क्योंकि पानी हमारा फील्ड बंड से बाहर नहीं जा रहा है. बट इफ देयर इज एक्सेस रेनफॉल और बंड को तोड़ के बाहर निकल जाए, फिर तो सॉइल लॉस होगा ही. सो दिस इज कंटूर बंडिंग. ये कंस्ट्रक्शन हमें करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बंडिंग का. अनदर इज ग्रेडेड बंडिंग. इन केस ऑफ ग्रेडेड बंडिंग, बंड्स आर मेड अलोंग द स्लोप. जैसे ये स्लोप है तो इसके अकॉर्ड, इसी के अनुसार हम बंड्स बनाते हैं. द रीज़न इज दैट व्हेन देयर इज अ हाई रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है वाटर की, और अगर हमने बंड बनाई तो सब बंड को तोड़ देगा वाटर का फ्लो. इन सच केस द कंट्रोल मेजर इज प्रोवाइड ए सेफ पाथवे टू वाटर, क्योंकि पानी को निकलने के लिए हम एक अच्छा सा रास्ता दे दें ताकि उस रास्ते से निकल जाए, पूरे फील्ड में ना फैले. तो अगर हम एक चैनल बना देंगे, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये चैनल बनी हुई है, तो अगर पानी उधर से बहुत ज़्यादा आता है तो इस चैनल से निकल जाएगा, स्लोप उधर को जा रहा है. सो दिस इज जो हमने बंड बनाई है,
तो ये कह सकते हैं चैनल बनाइए ग्रेडेड बंड दे करके। तो ऐसे केसेस में वेयर रेनफॉल इज़ वेरी हाई और उस केस में पूरा खेत में पानी ना फैले और एक सेफ वेलोसिटी के साथ, नॉन इरोजिव वेलोसिटी के साथ फील्ड से बाहर चला जाए ताकि सॉइल इरोजन ना हो, दैट इज नोन एज ग्रेडेड बंडिंग। सो देयर आर टू टाइप ऑफ बंडिंग, कंटूर बंडिंग फॉर ऑब्स्ट्रक्शन फॉर फ्लोइंग वाटर, अनदर इज ग्रेडेड बंडिंग इन हाई रेनफॉल एरिया टू प्रोवाइड ए सेफ पाथवे सो दैट सॉइल इरोजन इज रिड्यूस्ड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिकल मेजर है। अनदर इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेरेस, दिस अनदर इंपॉर्टेंट mechanical measure, and terrace may be brought bed, bench terrace and jing terrace. In case of this broad terrace, खेत को लेवल किया जाता है, उठा दिया जाता है बेड को। इन केस ऑफ ब्रॉड टेरेस इट इज़ डन इन हैवी क्ले सॉइल, हैवी टेक्सचर्ड सॉइल वेयर सॉइल क्रैकिंग इज देयर, इनफिल्ट्रेशन रेट इज़ पुअर एंड आफ्टर रेनफॉल रन ऑफ स्टार्टेड इमीडिएटली। तो जहाँ क्ले ज़्यादा है, जैसे ही रेनफॉल होता है इनफिल्ट्रेशन कम होता है, वाटर स्टार्ट फ्लो एज अ रन ऑफ एंड दिस रन ऑफ कॉज इरोजन। तो ऐसे केसेस में बेड्स बनाते हैं और बेड्स के बीच में फरो बनाते हैं और ये फरो एक्ट एज अ ड्रेनेज चैनल। तो ये इंपॉर्टेंट है ब्रॉड बेड टेरेस, और इसमें ऑब्जेक्टिव यही है टू प्रोवाइड अ सेफ पाथवे टू वाटर। अनदर इज बेंच टेरेस। बेंच टेरेस आर फॉर्म इन हाईली स्लोप एरिया, जनरली 16 to 33%। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि 16 से 30 या 33% के जो स्लोप होते हैं वो बेंच टेरेस बनाए जाते हैं। मान लीजिए दिस इज हाई स्लोप, अब उसमें हम फील्ड नहीं बना सकते हैं, इस पर कल्टिवेशन नहीं कर सकते, तो यहाँ की जो मिट्टी है, ऊपर की जो मिट्टी है वो नीचे डाल देते हैं, यहाँ की मिट्टी निकाल के इधर डाल देते हैं, तो एक तरह से बेंच बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऊपर की मिट्टी निकाल के नीचे डालनी है, फिर इधर की मिट्टी निकाल के इधर डालनी है, ताकि ये चीज़ नीचे होती जाए और ये चीज़ ऊपर उठती जाए। तो दिस इज अ सीरीज ऑफ प्लेटफॉर्म, सो दिस इज नोन एज बेंच टेरेस। तो इस तरह के बेंच टेरेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्लोपी एरिया में जरूरी है। अनदर इज जिंग टेरेस। इन केस ऑफ जिंग टेरेस ये लो स्लोप में होता है, बहुत जहाँ हाई स्लोप नहीं है, लेकिन अपर एरिया जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है वाटर को। मान लीजिए इस तरह का है, स्लोप कम है, दिस इज अपर एरिया, दिस इज लोअर एरिया, एंड देन वाटर मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड कम हेयर एंड हेयर एक्यूमुलेट। सो दिस इज द डोनर एरिया जो डोनेट कर रहा है वाटर को, दिस इज रिसीविंग एरिया। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, स्लोप को माइल्ड करेंगे और यहाँ जो है ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करेंगे विच रिक्वायर लेस वाटर, फॉर एग्जांपल मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट, वेजिटेबल्स, एंड दिस इज द वाटर एक्यूमुलेटिंग एरिया, रिसीविंग एरिया। तो देखिए यहाँ पानी बह के यहाँ आ रहा है, तो सॉइल वेल जो भी सॉइल आ रही है पानी के साथ बह करके वो यहाँ धीरे एक्यूमुलेट होने लगेगी और यहाँ हम ऐसी क्रॉप को ग्रो करेंगे विच रिक्वायर मोर वाटर, फॉर एग्जाम्पल राइस। तो ये इस तरह का जो सिस्टम है दैट इज जिंग टेरेस। तो ये बंडिंग टेरेस, ये कंस्ट्रक्शन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और बंडिंग को तो फील्ड पे चारों तरफ करना ही चाहिए, नहीं तो फील्ड का पानी, खेत का पानी बाहर चला जाएगा एंड देन इट विल कॉज मोर इरोजन। तो ये इन दिस वे वी कैन रिड्यूस द वाटर इरोजन। सिमिलरली विंड इरोजन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग नेचुरल वेजिटेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सॉइल वेयर होगी तो तुरंत विंड का एक्शन होगा, हमको वेजिटेशन मेंटेन रखना चाहिए। अनदर वी हैव टू रिड्यूस द विंड स्पीड, हमको विंड स्पीड रिड्यूस करने के स्ट्रक्चर्स डेवलप करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शेल्टर बेल्ट। इन केस ऑफ शेल्टर बेल्ट 2, 3 और 4 rows ऑफ ट्रीज आर ग्रोन टू रिड्यूस द विंड वेलोसिटी एंड दिस ट्रीज आर ग्रोन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू विंड डायरेक्शन। जिस विंड से डायरेक्शन आ रही है, मान लीजिए इस डायरेक्शन से विंड आ रही है, तो हमको इस डायरेक्शन में ट्री ग्रो करने चाहिए। इसमें 2, 3, 4 रोज हो सकती हैं, जैसा आप पीछे देख सकते हैं ये ट्री की रोज हैं। तो जब हवा चलेगी तो विंड इससे टकराएगी और इसकी विंड की स्पीड कम होगी। यहाँ तो देखिए एक ही रो नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ इसका ऑब्जेक्टिव शेल्टर बेल्ट नहीं था, यहाँ तो ये बाउंड्री प्लांटेशन किया गया है पॉपुलर का। लेकिन इसी तरह से जो है रोज ग्रो की जाएंगी। जब 2 to 3 रोज ग्रो कर लेंगे तो देखिए जो विंड आएगी वो किससे टकराएगी, ट्री से टकराएगी, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी डेफिनेटली, देन इट विल रिड्यूस द सॉइल इरोजन। सो सच सिस्टम इज नोन एज शेल्टर बेल्ट। सिमिलरली इज विंड ब्रेक। विंड ब्रेक में बी एनी स्ट्रक्चर, कंक्रीट स्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग हो सकती है, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है दैट ब्रेक डाउन द स्पीड ऑफ विंड, सो दैट्स वाई नोन एज विंड ब्रेक। तो विंड ब्रेक में तो कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, हम कोई बिल्डिंग बना दें या कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर दें, कंक्रीट स्ट्रक्चर खड़ा कर दें, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर खड़ा करें जहाँ से विंड आ रही है ताकि वो विंड की स्पीड कम हो जाए। बट इन केस ऑफ शेल्टर बेल्ट रोज ऑफ ट्रीज, श्रब्स आर ग्रोन, तो श्रब्स भी इसके साथ ग्रो हो जाते हैं। और शेल्टर बेल्ट का देखिए एडवांटेज ये है कि इस पर देखिए बर्ड्स रह रही हैं, हनी भी रह सकते हैं, बहुत चीज़ों को प्रोटेक्शन दे रहा है और बर्ड्स को प्रोटेक्शन दे रहा है, तो एक तरह से शेल्टर दे रहा है ये
पूरे बायो सिस्टम को, इको सिस्टम को। तो ये इसके एडवांटेज हैं। अनदर मेज़र अब हम कह सकते हैं एग्नोमिक मेजर्स में कि जो वाटरवे है, जो वाटर चैनल है, उसको हमें ग्रासेस ग्रो करनी चाहिए एंड सच सिस्टम इज़ नोन एज ग्रास्ड वाटरवे। तो जब देखिए वाटर निकलता है ड्रेनेज चैनल से वाटरवे, एंड इन दिस वाटरवे वाटर स्पीड में इंक्रीज, देन इट मे कॉज सॉइल इरोजन। तो मान लीजिए चैनल है, जो वाटरवे है, मान लीजिए इसको, अगर देखिए अगर हमने यहाँ पे ग्रासेस ग्रो कर रखी हैं, देखिए यहाँ पे जैसे ग्रासेस हो रही हैं ये, तो जो वाटर मूव करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये तो अभी एक हमारा टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, लेकिन परमानेंट स्ट्रक्चर में हम वाटर को एक सेफ ड्रेनेज चैनल बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज वाटरवे। तो ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिया जाता है कि वाटर यहीं से मूव करेगा। देन ग्रासेस आर अलाउड टू ग्रो एंड दिस ग्रासेस बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स। देखिए जो ग्रासेस हैं, देखिए ये साइनोडॉन है, जैसे ये देखिए पार्टिकल्स को बांधे हुए सॉइल पार्टिकल्स को। तो इरोजिव, एक तो क्या होगा, सॉइल एग्रीगेशन इज गुड, डिटैचमेंट इज पुअर एंड इट कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लोइंग वाटर। तो ये एडवांटेज है। तो सच टाइप ऑफ वाटरवेज आर नोन एज ग्रास्ड वाटरवे। तो जिन ड्रेनेज चैनल में, वाटरवेज में जहाँ से जाता है ग्रासेस ग्रो करते हैं, दैट इज नोन एज ग्रास्ड वाटरवे। तो हर तरह की ग्रास नहीं ग्रो करनी चाहिए, ऐसी ग्रासेस को ग्रो करें जो थोड़ा एडवांटेज दें। तो फॉरेज टाइप ऑफ स्पीसीज में भी ग्रोन, फॉर एग्जांपल पैनिकम में भी ग्रोन, सॉर्गम में भी ग्रोन, सॉर्गम, या हम पैनिकम ग्रास को ग्रो कर सकते हैं। साइनोडोन को भी एनिमल अच्छे खाता है, तो इसको भी हम ग्रो कर सकते हैं। देन ग्रासेस शुड बी पेरिनियल, एनुअल ग्रासेस नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए ये एनुअल ग्रास है, ये अभी इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाएगी और इसका फिर ये इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी सॉइल इरोजन को कम करने की। तो पेरिनियल ग्रासेस जैसे साइनोडोन है, पेरिनियल ग्रास है, इसको ग्रो करना चाहिए। सॉर्गम की जो स्पीसीज़ हैं, फॉडर स्पीसीज, उनको ग्रो करना चाहिए। एंड ग्रासेस शुड बी ड्रॉट टॉलरेंट, क्योंकि हमेशा तो पानी रहेगा नहीं, पानी जाएगा नहीं, तो जब ड्राई रहें तो उसमें ड्रॉट टॉलरेंट होना चाहिए और एडिबल होनी चाहिए कि उसको एनिमल कोई खा सके, फॉरेज में हमको यूज़ कर सके। सो दिस इज़ ग्रास्ड वाटर वे। तो मैंने आज आपको यहाँ बताया कि व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स टू रिड्यूस द वाटर इरोजन एंड सॉइल इरोजन, एंड इन दोज मेजर्स वेयर वी अडॉप्ट ओनली कल्टिवेशन प्रैक्टिस। जैसे कि हमने केवल कल्टिवेशन प्रैक्टिस की, टिलेज किया या फर्टिलाइजर डाला या वेजिटेशन मेंटेन किया, नोन एज एग्नोमिक मेजर। एंड दूसरे केसेस में जहाँ हम कोई स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वहाँ जो है वो मैकेनिकल मेजर्स होते हैं। यहाँ मैंने आपको दो ही अभी मैकेनिकल मेजर्स बताए, टेरेस एंड बंडिंग। तो ये तो हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपकी समझ के लिए मैंने बहुत इसको शॉर्ट में बताया है ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट समझ सकें। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि कैसे वेजिटेशन सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है, क्यों जो है हमें बंडिंग करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको फील्ड में बंड्स बताएंगे, बंड्स दिखाई कि बंड से फिर बाहर नहीं जाएगा पानी, खेत के अंदर ही रहेगा। और टेरेस, चूँकि मैं यहाँ बता नहीं पाया हूँ, लेकिन आप उसको डायग्राम से समझ सकते हैं। टेरेस का ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस दी स्लोप, और डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टेरेस बनाई जाती हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर को आप लाइक करें, और भी लेक्चर्स हैं चैनल में डिफरेंट प्लेलिस्ट में, आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।